बात सबसे पहले राहुल गांधी के सेक्युलर की परिभाषा की करेंगे। और इस परिभाषा को तलाशने के लिए हमने भी बहुत शोध किया और उसके बाद जो जानकारी हम तक मिली, हम चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दौरे पर हैं और पिछले कई विदेशी दौरों की तरह वो इस बार भी वहां बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इस बात का रोना भी रो रहे हैं। और उनका ये दुखड़ा विदेशी दौरों के दौरान उनकी सियासत का सबसे अभिन्न अंग बन गया है। ये बात आपने भी महसूस की होगी। लेकिन आज वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर भारत में हंगामा शुरू हो गया है और बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और हिंदुस्तान में डर का माहौल है वाली अपनी थ्योरी पेश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि केरल की मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष। हालांकि यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यहां जिस मुस्लिम लीग की बात हो रही है वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसे भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में गठित किया गया था और कांग्रेस केरल में इसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। और चूंकि ये पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, इसलिए इसे राहुल गांधी की तरफ से फौरन ही सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसलिए आज डीएनए में हम कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की परिभाषा का विश्लेषण तो करेंगे ही और केरल वाली मुस्लिम लीग के जिन्ना कनेक्शन को भी आपके सामने डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी ने साफ कहा कि मुस्लिम लीग पर अध्ययन सही नहीं किया गया है, तो हमने कोशिश की कि इसकी जानकारी इकट्ठा की जाए। राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट तो दे दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आप वो भी सुन लीजिए। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना, ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता। आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। तो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ? कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? जिन लोगों को वोट बैंक के वायरस ने ग्रसित करके रखा है, उनकी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रताड़ित भी बताते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जिन्ना की तरफदारी का आरोप लगाया तो कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से ये दलील दी गई कि ये भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है, बल्कि ये दूसरी पार्टी है जिसे भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्रदान की गई है और गठन के बाद से ही इस पार्टी के कई सांसद और विधायक जनता द्वारा चुन कर आते रहे। हम कांग्रेस की इस दलील का भी डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से कहा क्या गया है।
जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए, अब राजनीति में चलाने लग गए। अब जिन्ना और जिन्ना की मुस्लिम लीग का प्रेम छोड़ो, मुश्किल होगा भाजपा के लिए क्योंकि पुराना प्यार है, पर इससे बाहर निकलो। राहुल गांधी जी भारत के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि केरला की एक रीजनल पार्टी है, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। राहुल गांधी ने जो कहा है वो शब्द ब शब्द सही है, इतिहास है और सच्चाई की धरातल पर है। भूल गए भाजपा वाले? इनके सर्वोच्च नेता अडवाणी जी और तमाम नेताओं ने जब जाके मजार पे जिन्ना के फूल चढ़ाए थे तो क्या कहा था कि जिन्ना की मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी थी, विदेशी धरती पर उन्होंने कहा था। भूल गया हूं, मैं याद दिला दूं। Indian Union Muslim League working in India now is formed after the independence. It's a secular organization as correctly mentioned by Rahul Gandhi, and it has categorically proved that it stands for secular kind of things. अब तक हमने आपको राहुल गांधी ने क्या कहा ये सुना दिया, बीजेपी क्या कह रही है वो भी बता दिया, अब कांग्रेस क्या कहती है ये भी आपने देख लिया, सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। लेकिन इन बयानों को सुनकर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर किसका दावा सही है। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये प्रश्न हो कि आखिर ये कौन सी मुस्लिम लीग है, और अगर ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है तो फिर ये उस मुस्लिम लीग से किस तरह और कितना अलग है। इसलिए अब हम आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के इतिहास और इसकी कार्यशैली के बारे में बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि क्या इसका जिन्ना वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कोई संबंध है या नहीं है। और इसे समझने के लिए आज आपको हम आज से करीब 117 वर्ष पीछे लेकर चलते हैं। 30 दिसंबर 1906, इस दिन ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा समीउल्लाह ने भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के नाम पर मुस्लिम लीग का गठन किया था, भारतीय मुसलमानों के अधिकार को लेकर। और वर्ष 1913 में यानी मुस्लिम लीग के गठन के 7 वर्ष बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, और मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन के दौरान जिन्ना की अध्यक्षता में पहली बार भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने कहा था कि वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार बाद में जिन्ना के मन की मुराद पूरी हुई और वर्ष 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे के साथ, और इसलिए भारत में जिन्ना को एक विभाजनकारी नेता के रूप में देखा जाता है, ऐसे इंसान के रूप में जिसकी जिद और सांप्रदायिक सोच की वजह से न सिर्फ भारत के 2 टुकड़े हुए बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई भी और गहरी हो गई। और आज अगर आपको लगता है कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है तो आप गलत हैं। आप गलत हैं, क्योंकि भले ही ये एक अलग पार्टी हो, लेकिन इसका जन्म जिन्ना की मुस्लिम लीग से ही हुआ है। देश के बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग का भी बंटवारा हो गया, क्योंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे बड़े नेता तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन मुस्लिम लीग के कई नेता भारत में ही बने रहे, और मोहम्मद इस्माइल भी उन्हीं में से एक थे। आजादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने मुस्लिम लीग के नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसमें मुस्लिम लीग के वो सभी नेता शामिल हुए जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग तो की थी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने की जगह भारत में ही रह गए थे। वर्ष 1948 में हुई इसी बैठक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नींव रखी गई, और यही वो मुस्लिम लीग है
जिसके साथ कांग्रेस का केरल में गठबंधन है और जिसे राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जिन लोगों ने इस पार्टी की नींव रखी थी वो ना सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना के खासम खास साथी थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के गठन के साथ साथ मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी उठाई थी। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस का यह तर्क कि IUML का जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस पार्टी की नींव ही जिन्ना के सहयोगियों ने रखी थी और गठन के बाद से ही यह पार्टी घोषित रूप से मुस्लिमों और मुस्लिम अधिकारों के लिए काम करती रही है। और यह तथ्य जो हम आपके सामने रख रहे हैं पार्टी की वेबसाइट में भी दर्ज है। राहुल गांधी जिस IUML को सेक्युलर बताते हैं वो आज भी जिन्ना के इन विभाजनकारी साथियों को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है, बल्कि मोहम्मद इस्माइल को तो कायदे मिल्लत यानी मुल्क का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी के लिए बीजेपी और RSS सेक्युलर नहीं है। बीजेपी और RSS सेक्युलर नहीं है राहुल गांधी के लिए, बल्कि वो तो सांप्रदायिक है, क्योंकि वो हिंदू अधिकारों की बात करते हैं। यानी उन्होंने इस मुस्लिम लीग पार्टी ने, यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर सीधे सीधे मुस्लिम अधिकारों की बात की है, वो सेक्युलर है। लेकिन RSS और बीजेपी चूंकि हिंदू अधिकारों की बात करते हैं इसलिए ये सेक्युलर नहीं है। हिंदू संस्कृति की बात करते हैं इसलिए सेक्युलर नहीं है, जबकि बीजेपी और RSS का दावा इससे ठीक उल्टा है। RSS खुद को राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन बताता है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन RSS खुद को बताता है, जिसका मकसद भारत को एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत और संगठित बनाना है। यही नहीं, RSS में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम की एक अलग शाखा भी है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द और अमन के लिए काम करने का दावा करती है। यह RSS की शाखा है। कांग्रेस के लिए हिंदू आतंकवाद है और उस समय के गृह मंत्री शिंदे जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, भगवा आतंकवाद की बात कह दी। लेकिन मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई, धर्मनिरपेक्ष हो गई और कहते हैं वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं तो किसकी है? वही सदस्य जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने 48 में ये आज़ादी के बाद दल बनाया, राज्यसभा के सदस्य बनते रहे, मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगते रहे और शरिया कानून को लागू करने की बात करते रहे। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये बी पोकर कौन है और मोहम्मद इस्माइल ये कौन है? ये उसी पार्टी के सदस्य हैं और इनको आप सेकुलर कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहते हैं। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी देश की जनता का अपमान करते हैं, जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी NDA की बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। वैसे देश के सो कॉल्ड सेक्युलर जिस संविधान की कस्में खाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, उस संविधान में सेक्युलर शब्द का जिक्र तक नहीं था, क्योंकि संविधान सभा का मानना था कि भारत की आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर है। इसलिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। उस वक्त देश में इमरजेंसी लागू थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो इंदिरा गांधी इसके जरिए मुसलमानों के साथ साथ समाजवादियों को भी साधना चाहती थी और कांग्रेस आज भी उसी राह पर है और सेक्युलरिज्म की झंडा बरदार बनी हुई है। भले हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अपने हिसाब से इसको परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा तय करते हैं और दूसरों को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। आज हम आपको पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज का एक पुराना भाषण भी सुनाना चाहते हैं और आपको जरूर सुनना चाहिए, जब उन्होंने संसद के अंदर इसी छद्म सेक्युलरिज्म पर जमकर निशाना साधा था। आज आपको उनका वो भाषण एक बार फिर
जरूर सुनना चाहिए, इसलिए एक बार ध्यान से सुनिए उसे। यही सदन में घटा, धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस वाले सपना। ये भाषण इसलिए हमने आपको सुनवाया क्योंकि सांप्रदायिकता की परिभाषा अब जो गढ़ी जा रही है, उस वक्त इसी परिभाषा को सबके सामने रखा गया था कि दरअसल इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए अपनी सहूलियत सबसे पहले पार्टी विशेष रखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 100% खरी सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सच तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उनकी पार्टी ने अपनी सुविधा के अनुसार किसी को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट थमाया हो, और इसे हम आपको कुछ ताजा उदाहरणों के जरिए भी समझाएंगे। पहला उदाहरण आपको बताते हैं महाराष्ट्र की शिवसेना का। अब आप कहेंगे ये कैसा उदाहरण है? बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना की छवि प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है और बाला साहब ठाकरे इसे खुलकर स्वीकार भी करते रहे। लेकिन वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने इसी शिवसेना का दामन थाम लिया और शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी मोर्चा का हिस्सा बन गई, क्योंकि उसके बाद शिवसेना सेक्युलर नजर आने लगी। दूसरा उदाहरण है असम की AIUDF का। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मूल रूप से बांग्ला भाषी मुसलमानों की पार्टी है और मुस्लिम ही इस पार्टी की राजनीति के केंद्र में है। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में 40 से 45 सीटों पर इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और इसी वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने अपनी सेक्युलरिज्म की परिभाषा में थोड़ा बदलाव करते हुए AIUDF के साथ हाथ मिला लिया ताकि बीजेपी को हराया जा सके। अब हम सेक्युलरिज्म को लेकर कांग्रेस के एक और विवादित प्रयोग के बारे में भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने यह प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के लालच में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया था। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले के में स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं और वो कई बार कट्टर और भड़काऊ धार्मिक बयान देकर विवादों में भी आ चुके हैं। लेकिन इलाके के मुसलमानों के बीच उनके प्रभाव को देखते हुए राहुल गांधी की कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की अपनी परिभाषा में ही अमेंडमेंट कर दिया और उनसे हाथ मिला लिया। तब कांग्रेस के इस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म को पहचाना या पचाना खुद कांग्रेस के नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया था। पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने तो कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर खुलकर उस वक्त सवाल उठाए थे और उन्होंने लिखा था कि ऐसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन, यह उनके ट्वीट की कॉपी है। उन्होंने लिखा था
ऐसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। लेकिन आजकल की सियासत में वोट बैंक और सत्ता ही सबसे बड़ी विचारधारा है और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इसलिए आनंद शर्मा कांग्रेस के अपने सबसे बड़े नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय को भी दरकिनार कर दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गठन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने इसे डेड हॉर्स बताते हुए इसे खत्म करने की चेतावनी भी दी थी। ये उसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं जिसे राहुल गांधी ने आज सेक्युलर बताया है। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों को पहले ही विभाजन से मिली हिंसा को वो देख चुके हैं और ऐसे में अब उन्हें मुस्लिम लीग जैसे पार्टी की जरूरत नहीं है और इसकी जगह उन्हें अपने अधिकारों के लिए राजनीति की मुख्य धारा में आना चाहिए। ये पंडित नेहरू के विचार थे। हालांकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की बुनियाद भले ही जिन्ना के साथियों ने रखी हो, लेकिन अपने गठन के बाद से ही IUML ने एक अलग राह पकड़ी और इसने भारतीय लोकतंत्र में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि संसद और राज्य की विधानसभा में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की और इसमें कई अलग अलग दलों के साथ गठबंधन भी किया। और कांग्रेस ने तो बीजेपी का भी IUML के साथ गठबंधन होने का दावा किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि वर्ष 2012 में हुए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जब बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए कुछ पार्षदों की कमी पड़ गई थी, तब बीजेपी ने IUML के 2 पार्षदों और दूसरे निर्दलीय पार्षदों का समर्थन लेकर नागपुर में अपना मेयर बनाया था। हमने आपको IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हिस्ट्री यानी उसका इतिहास और उसके जिन्ना कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और ये बताया कि मौजूदा राजनीति में इस पार्टी का क्या प्रभाव है और कैसी कार्यशैली है। ऐसे में अब हम ये आप पे छोड़ रहे हैं, ये आपको तय करना है कि ये पार्टी सेक्युलर है और या फिर सांप्रदायिक है, ये आप तय कर लीजिए। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ने में माहिर है और इस बार राहुल गांधी ने यह सर्टिफिकेट केरल की मुस्लिम लीग को थमा दिया है। इसलिए आपके जानकारी में ये तमाम तस्वीरें आनी चाहिए। हमने अब यह फैसला आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया है कि आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या होगी। जी न्यूज़।